नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे। और आज अपन एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। खासतौर से आप लोग जो भी बॉटनी सब्जेक्ट या बायोलॉजी सब्जेक्ट से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इसी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड या कहीं भी सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भी आपको बॉटनिकल गार्डन जो है वो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछे ही जाते हैं। जब भी बॉटनिकल गार्डन की बात आती है तो अपने समझ में आती है कि बॉटनिकल गार्डन जो है वो होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले कि बॉटनिकल गार्डन का टर्म जहां आता है, इसका मतलब कोई भी एक ऐसा एरिया जिसमें अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग आपको जैसी रिक्वायरमेंट है उनके अकॉर्डिंग कलेक्शन ऑफ प्लांट, एक ऐसा एरिया जहां पर आपने प्लांट्स का क्या किया है, कलेक्शन किया हो। और वहाँ पे अपन सबसे पहले तो यहाँ पे टर्म अपन देख सकते हैं कि आपने नया प्लांट लेके आए हो, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले प्लांट इंट्रोडक्शन, प्लांट का नया प्रवेश करवाना, प्लांट इंट्रोडक्शन। अब उस प्लांट को आप कैसे मेंटेन करते हो उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लांट एक्लिमेटाइजेशन, मतलब वहाँ पे उसको अडेप्टेशन में कैसे ढालोगे आप, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ के वातावरण में कैसे ढालोगे। तो वो प्रोसेस होती है सबसे पहले प्लांट का किसी एरिया का सिलेक्शन करना। और एरिया का सिलेक्शन हमेशा किया जाता है जहाँ आसपास में क्लाइमेट बेस्ट हो। क्लाइमेट के साथ साथ में वहाँ पे पानी की सुविधा सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे एरिया प्लस वाटर की अवेलेबिलिटी और डिफरेंट प्लांट्स का कलेक्शन, और वहाँ पे नए प्लांट्स को लेके आना और उनको वहाँ इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्टेशन करवाना कि आप कैसे उसमें क्या चेंज करोगे, कौन से उसमें न्यूट्रिशन फर्टिलाइजर्स क्या चेंज करोगे, तो वहाँ पर वो प्लांट है अडेप्ट हो सके। ठीक है, पहले के टाइम पे यदि आप देखोगे कि जो राजा महाराजा के टाइम था, या फिर आप ये कह सकते हो जब अपना देश गुलामी के दौर में गुजर रहा था, उस टाइम में आप देखोगे तो अपनी जो बॉटनिकल गार्डन है, जो आज तो बॉटनिकल गार्डन है, लेकिन पहले उनके शौक के कारण से कुछ तो रहे हैं कॉमर्शियल पर्पज, कि उनसे कोई इनकम आ सके। इसलिए अनेक प्लांट्स की वैरायटी लगाकर आप उनसे क्या कर सकते हो, मार्केट में बेच सकते हो और उनसे प्राप्त हो सकते हो। जैसे मसाला, जितने भी मसाले हैं उनके प्लांट्स हैं, या फिर लकड़ियां हैं जो फर्नीचर बनाने के लिए काम आती है, टिम्बर है। इसके अलावा कोई भी मान लो आप सैंडलवुड मान लो, चंदन मान लो, और भी कई ऐसे पर्पस थे पहले। और एक सबसे बड़ा था कि आपको सजावटी के रूप में ऑर्नामेंटल सजावटी के रूप में इनको पर्पस से इस्टेब्लिश किया गया था। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, बाद में समझ में आया कि ये बॉटनिकल गार्डन जो होते हैं वो इनके अलावा इनके अलग जो रिसर्च है बॉटनी के फील्ड में, वहाँ पर भी क्या आ सकते हैं, काम आ सकते हैं। तो बाद में इनका पर्पस चेंज हुआ तो इनको अलग अलग पर्पस के लिए लगाया जाने लगा। और इनके साथ साथ ऐसे प्लांट की स्पीसीज भी लगाई जाने लगी जिन प्लांट स्पीसीज को क्या है, इन्वायरमेंट में खतरा हो, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज। प्लांट की ऐसी स्पीसीज जिनको क्या हो, खतरा हो, संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, उनको भी यहां पर लगाया जाने लगा ताकि उनको अपन कैसे भी बचा सकें। इनके ऊपर आप रिसर्च किया जा सकता है। प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए आपको क्या मिल सकता है, मटेरियल मिल सकता है। इसलिए जो बॉटनिकल गार्डन होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, आउटडोर लेबोरेटरी। कभी पूछा जाए आउटडोर लेबोरेटरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो बॉटनिकल गार्डन को आउटडोर लेबोरेटरी के नाम से भी जाना
जाता है। तो ये इसके अब तो जो काफ़ी पर्पज़ है हालांकि इनके, तो इनमें खासतौर से एंडेंजर्ड प्लांट की भी अपन प्रोटेक्शन करते हैं। कई ऐसे रेयर प्लांट्स होते हैं जो कहीं भी नहीं मिलते हैं, उनको अपन इस प्रकार का क्लाइमेट क्रिएट करके वहाँ पर बॉटनिकल गार्डन में रखा जा सकता है। बॉटनिकल गार्डन जो है वो एक क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे प्लांटों का कंजर्वेशन है। क्या है बॉटनिकल गार्डन है? क्या कंजर्वेशन, प्लांट की कोई स्पीसीज ऐसी है जो खतरे में हो, जिनकी स्पीसीज जिनकी संख्या कम हो, आप उनको क्या कर सकते हो, बचा सकते हो, कंजर्वेशन कर सकते हो। किस प्रकार का कंजर्वेशन है ये? कंजर्वेशन दो प्रकार का होता है, इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। यहां पर आप देखोगे कंजर्वेशन, ठीक है ना, कंजर्वेशन। तो इन सीटू का तो मतलब क्या होता है कि पहले से कोई एक ऐसा एरिया है जिसमें कोई ऐसी स्पीसीज पाई जाती है यहाँ पे जो आपके लिए क्या हो, इम्पोर्टेंट हो, इस प्रकार से, और आपने क्या कर दी, इसके तारबंदी कर दी, आपने इसकी बाउंड्री बना दी। प्लांट को नहीं छेड़ा आपने, एरिया को भी नहीं छेड़ा, एरिया जहाँ जंगल में था वहीं जंगल है, जंगल के चारों तरफ आपने क्या कर दी, बाउंड्री कर दी। मतलब नेचुरल हैबिटेट के अंदर यदि आपने उसको प्रोटेक्ट किया है तो वो क्या कहलाएगा, इन सीटू कंजर्वेशन। लेकिन आपने नेचुरल कंटेंट, जैसे मान लो कोई आपको प्लांट मिला कहीं दूसरे किसी जंगल में और वहाँ से उठा के आप अपने एक बॉटनिकल गार्डन में लगा रहे हो, तो वो क्या है, एक नया इन्वायरमेंट दिया है आपने, तो उसे क्या कहते हैं, एक्स सीटू। नेचुरल नहीं है, वो बनाया गया क्लाइमेट है। तो बॉटनिकल गार्डन क्या होता है, एक बनाया गया, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया एक क्लाइमेट, एक बड़ा एरिया होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रजातियां या प्लांट की स्पीसीज है वहाँ उगाई जाती है, जर्मिनेट करवाई जाती है। तो बॉटनिकल गार्डन में कई बार पूछा जाता है बॉटनिकल गार्डन किस प्रकार का कंजर्वेशन है, तो आप कहोगे एक्स सीटू प्रकार का कंजर्वेशन होता है। इसमें बाहर से कलेक्शन करके लगाया जाता है। यह हो गया, ठीक है ना। तो ये बॉटनिकल गार्डन है। बॉटनिकल गार्डन देखो वैसे तो आज भी जो पर्पज है वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट की एक ब्यूटीफुल सुंदरता को बनाए रखने के लिए अपन बॉटनिकल गार्डन का पर्पज यूज में लेते हैं। जैसे ये बॉटनिकल गार्डन अपन देखते हैं, कहीं भी जाते हैं, घूमने भी जाते हैं तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। वहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो वेराइटीज़ है प्लांट की, फ्लावर ऑर्नामेंटल जो फ्लावर्स है वो अजब, मतलब एक अलग ही प्रकार की आपको वेराइटीज़ मिलती है, अलग ही प्रकार के उनके फ्लावर्स होते हैं। तो हॉर्टिकल्चर का जो है वो काफ़ी बड़ा इस पर डिपार्टमेंट का रोल इसमें रहता है। इसके अलावा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहती है आपकी जो संकटग्रस्त प्रजातियाँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये रहती है। संकटग्रस्त प्रजातियों के साथ में जो रेयर स्पीसीज है जो कहीं नहीं मिलती, बहुत कम मिलती है, कोई एंडेमिक स्पीसीज हो सकता है, कोई नई वैरायटी आपने ऑर्नामेंटल हो सकती है, ये सभी वहाँ पर बनाए जा सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इंडिया के अंदर कौन से बॉटनिकल गार्डन जो हैं अवेलेबल है, जिनमें से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। थोड़ा सा उनके ऊपर अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अब ये तो इंट्रोडक्शन था। यहाँ ही क्या था, इसका इंट्रोडक्शन था जिसको अपन ने डिस्कस कर लिया है पहले पूरा, ठीक है। अब टाइप ऑफ बॉटनिकल गार्डन, सबसे पहला अगर अपन देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पहला जाएगा इंडियन बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन शिवपुर और कोलकाता आप कह सकते हो, कोलकाता, ठीक है ना। ये कहाँ पे है, शिवपुर कोलकाता, हावड़ के पास में उपस्थित है। ये हो गया इसका। तो पहला आ जाएगा अपना कोलकाता।
अब इसमें अपन देखेंगे सबसे नया जो अपडेट है कि इंडियन बोटनिकल गार्डन जो है शिवपुर सबसे बड़ा बोटनिकल गार्डन है इंडिया का, ठीक है ना, लार्जेस्ट बोटनिकल गार्डन इन इंडिया। ये बोटनिकल सबसे बड़ा और ओल्डेस्ट सबसे पुराना प्रकार का है, ठीक है ना। जिसकी स्थापना की बात करेंगे अपन तो लगभग इसकी जो स्थापना है 1778 के आसपास में इसकी 88 के आसपास में इसकी स्थापना हुई थी। इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1787 के अंदर हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना की किसने थी, ठीक है ना। इसका सबसे पहला डायरेक्टर कह सकते हैं अपन, सबसे पहले स्थापना किसने की थी? तो अपने जहां उस टाइम पे क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसका एक आर्मी ऑफिसर था, आर्मी ऑफिसर कौन था? आर्मी ऑफिसर, जिसका नाम क्या था? तो उसका नाम था रॉबर्ट किड, कॉल्सन रॉबर्ट किड। ये था सबसे पहले जिसने सबसे पहले कॉमर्शियल पर्पज के लिए, किस लिए लगाया था इसने? कॉमर्शियल पर्पज, कमाने के उद्देश्य से ऐसे प्लांट लगाए थे, खासतौर से मसालों से रिलेटेड, कि जिनको अपन बेच सके, लकड़ियों से संबंधित जिनको अपन बेच सके और इनकम हो सके। तो ये एक अधिकारी था, आर्मी ऑफिसर था रॉबर्ट किड ने। और कब बनाया था इन्होंने? सबसे पहले ये स्टार्ट कब किया था? तो यहाँ पर 1787 के अंदर इन्होंने सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट किया था इसको। और ये जो है इस्टेब्लिश कहाँ किया था? तो जो कलकत्ता के पास हुगली नदी, कहाँ पे किया था? हुगली नदी के पास में किया था। क्योंकि मैंने कहा था ना आपको, जितने भी बोटनिकल गार्डन जहाँ भी आप इस्टेब्लिश करना चाहते हो उसके लिए सबसे मेन जो पर्पज होता है वो आपका होता है कि वहाँ पर अवेलेबिलिटी क्या क्या है, सुविधाएं क्या क्या है। तो पानी की सुविधा सबसे इंपॉर्टेंट थी, तो यहाँ पर पानी की सुविधा के होने के कारण से यहाँ पर ये गार्डन जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। ये तो हुआ इसका इस्टेब्लिश से रिलेटेड। ठीक है, ये हो गया इसका इस्टेब्लिश के बाद में सेकंड जो इसके डायरेक्टर थे, लगभग 6 साल बाद, लगभग 6 साल के बाद में क्या हुआ? इसका डायरेक्टर चेंज हुआ, डायरेक्टर चेंज, नया डायरेक्टर बना। पहले तो एक आर्मी अधिकारी था जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन बाद में जो बना था डायरेक्टर वो कौन था? एक बोटनिस्ट था। कौन था? बोटनिस्ट था। तो उसका नाम क्या था? रॉक्सबर्गर, ठीक है ना, विलियम रॉक्सबर्ग, विलियम रॉक्सबर्ग ये था, ठीक है, विलियम रॉक्सबर्ग। अब खुद साइंटिस्ट है तो सीधी सी बात है, साइंटिस्ट है तो पूरा कोशिश करेगा वो कि कौन से प्लांट की रेयर स्पीसीज़ है, उनको नॉलेज था कौन सी रेयर है, कौन सी एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। उन्होंने नई नई वेराइटी जहाँ भी उसे मिला अलग अलग देशों से कलेक्शन किया उन्होंने, और इंडिया के जितने भी फ्लोरा था उनसे कलेक्शन किया। और इन्होंने इंडिया की जितने भी जो प्लांट थे उनके ऊपर अध्ययन करके एक इंडियन फ्लोरा नाम से बुक भी लिखी, इंडियन फ्लोरा, इन्होंने एक नाम से बुक लिखी इंडियन फ्लोरा, जिसमें इंडिया के जितने भी प्लांट्स थे उनके बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद में इन्होंने लगभग जैसे ये 1793 के आसपास में यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट किया कि एक हर्बेरियम स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? हर्बेरियम।
हर्बेरियम, ये भी इन्होंने स्टार्ट किया, जिसे अपन क्या कहते हैं, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। जो सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम जो है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे, जो अपन ये पढ़ रहे हैं इंडियन बॉटनिकल गार्डन है, इसके अंदर ही सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम की स्थापना ये भी किसके द्वारा की गई, तो यहाँ पर की गई रॉक्सबर्गर के द्वारा। मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था कि क्यों ना इन सैंपलों को मैं हर्बेरियम के रूप में इनको प्रिजर्व कर सकूं। और हर्बेरियम जो भी इन्होंने बनाए थे लगभग अपने 2.5 लाख के आसपास, सबसे बड़ा हर्बेरियम भी यही है, 2 से 2.5 लाख के आसपास क्या है इनके पास सैंपल है, हर्बेरियम के सीड्स अवेलेबल है। और इन सीड्स को कई बार पूछा जाता है कि किस मेथड के द्वारा इनको अरेंज किया है इन्होंने, तो विलियम रॉक्सबर्ग के साथ में जो अपन जिसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं बेंथम एंड हुकर, उनके बेसिस पे इन्होंने अरेंज किया था। बेंथम एंड हुकर के वर्गीकरण के आधार पर इन्होंने क्या किया, हर्बेरियम को सेट किया। तो ये हर्बेरियम भी इन्होंने बनाया है, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम भी, और किसने दिया था, ये विलियम रॉक्सबर्ग ने 1793 के अंदर। इसके साथ साथ इन्होंने जो अपन कह सकते हैं इंडियन बॉटनिकल सर्वे, इंडियन बॉटनिकल सर्वे, यहाँ पर अपन कह सकते हैं, नहीं ये इसका, हाँ, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, ठीक है। तो इन्होंने बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI की भी क्या की, स्थापना की। और अब वर्तमान में जो ये गार्डन है इंडियन बॉटनिकल गार्डन, वो किसके अंडर में चल रहा है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन काम करता है। यदि आपसे पूछा जाए यदि आपसे कभी पूछा जाए कि किसके अंडर में काम करता है, तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन ये अपना काम करता है, जो सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंडर काम करता है। ये सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर में ये काम करता है, ठीक है। आगे अपन इसकी इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे विशेषता, इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर, कोलकाता, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है, सबसे बड़ी विशेषता 25 जून 2009 को इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया। 25 जून 2000 रीनेम्ड क्या किया गया, नाम चेंज किया गया। और नाम जो है वो किसके आधार पे रखा गया, तो आचार्य जगदीश चंद्र के नाम पे रखा गया। द आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन। इसका पूरा नाम क्या है, द आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन, इस नाम से इसे जाना जाता है। ये आपको इसको थोड़ा सा नाम जरूर याद रख लेना, कभी आपके सामने नया अपडेट आए कि इसका नाम जो है वर्तमान में क्या रखा गया है, तो 2009 के बाद में इसका नाम जो है ये रखा गया है। एक इसकी विशेषता अगर अपन देखेंगे, इस बॉटनिकल गार्डन में
एक वट वृक्ष पाया जाता है। वट वृक्ष का मतलब है बनियान ट्री, जिसको अपन कह सकते हैं बरगद वृक्ष। बरगद का एक बड़ा प्लांट पाया जाता है जिसे ग्रेट बनियान ट्री कहते हैं। ग्रेट बनियान ट्री कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? ग्रेट बनियान ट्री। सबसे बड़ा ग्रेट बनियान ट्री है जो पूरे विश्व भर में अपन कह सकते हैं सबसे बड़ा है। और इसको देखेंगे अपन कि इसकी लगभग जो एरिया कितना कवर करता है ये, तो एरिया जो है, एरिया ये 18,000 से ऊपर करता है। 18,918 वर्ग मीटर का एरिया कवर करता है। अगर आपसे पूछा जाए कितना है, तो 18,000 जो वर्ग मीटर है वो एरिया ये कवर करता है। दूसरी चीज़ अपन देखेंगे, जैसे बरगद का प्लांट आप जब भी देखते हो तो बरगद के जो यहाँ पे आप देखोगे कि ये बरगद होता है सपोज, तो बरगद से कई ब्रांचेज इस प्रकार से चलती रहती है। इस प्रकार से ब्रांचेज निकलती रहती है और इन ब्रांचों से क्या निकलती है? जड़ें निकलती है और वो इसमें चली जाती है मिट्टी में। तो ये पहले तो स्तंभ जैसी निकलती हैं इस प्रकार से, और ये कहाँ चली जाती है? ज़मीन के अंदर धंस जाती है, जो इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट प्रदान करती है और एक जड़ के रूप में भी कार्य करती है, स्तंभ के रूप में भी कार्य करती है। इस प्रकार से ये पाई जाती है। तो अब देख लो, ये जो जड़ होती है इसे क्या बोलते हैं? प्रोप रूट बोलते हैं। बरगद में जो लटकती हुई जड़ें पाई जाती है, ऊपर से निकलती है, तनों से निकलती है और ज़मीन में जाती है, उसे क्या बोलते हैं? प्रोप रूट बोलते हैं। तो लगभग इसमें प्रोप रूट या स्तंभ जड़ें ये कितनी होती है? तो इसमें काफ़ी संख्या के अंदर अवेलेबल है, जो लगभग 3772 क्या है? प्रोप रूट्स वर्तमान में अवेलेबल है। इतनी जड़ें इतनी अवेलेबल है और एरिया कितना कवर करता है? 18,000 वर्ग मीटर के आसपास में एरिया जो है वो ये कवर करता है। इसको अगर आप लिखोगे तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए हेक्टेयर में, तो हेक्टेयर कितना करता है? 1.89 हेक्टेयर करता है। और यदि इसी को एकड़ में लिखोगे तो 4.6 के आसपास कवर करता है। ये 4.67 एकड़ के एरिया को क्या करता है? कवर करता है। तो ये बनियान ट्री अपने आप में एक काफ़ी बड़ा है और लगभग इसकी एज अगर पूछी जाए तो कितनी है? 250 ईयर ओल्ड, 250 साल से भी क्या है? पुराना वृक्ष है। जो पूरे सबसे बड़ा एक दर्शनीय जो प्लांट है वहाँ पे गार्डन के अंदर, वो यही है बनियान ट्री। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी आपको यूकैलिप्टस है, अलग अलग वैरायटी है, कॉफ़ी, जूट। यहाँ पर एक इसमें ब्रांच्ड जो पाम जो होते हैं, पाम का मतलब आप समझते होंगे कि जिनकी पत्तियाँ ऐसे निकलती है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? पाम कहते हैं। यहाँ पर पाम कैसा होता है? अनब्रांच्ड होते हैं। पाम कैसे होते हैं? अनब्रांच्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पाम है जो कैसा है? ब्रांच्ड पाम। ब्रांच्ड पाम जो है वो यहाँ पर पाया जाता है, ये याद रखना भी। ब्रांच्ड पाम की जो वैरायटी है वो यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा एक विशेष प्रकार का जो डबल कोकोनट है,
डबल कोकोनट। डबल कोकोनट का जो प्लांट है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, जिसे आप, और इसका क्या होता है, सबसे बड़ा फल होता है, सबसे बड़ा फल होता है इसका। इसका बोटनिकल नाम अगर आप देखोगे तो लोडोसिया, लोडोसिया, ठीक है ना। बोटनिकल नाम क्या जाएगा इसका, लोडोसिया माल्डीविका। माल्डीविका, ठीक है। तो इसका नाम क्या जाएगा, लोडोसिया माल्डीविका के नाम के आसपास आएगा। आई तो नहीं आएगा शायद ये, लेकिन VCA विका के नाम से आता है। एक इसकी विशेषता है कि इसके अंदर स्क्रू पाइन प्लांट पाया जाता है, स्क्रू पाइन, स्क्रू पाइन प्लांट पाया जाता है। कभी आपसे पूछा जाए, और इसका जीनस जो है वो कौन सा होता है, पेंडेनस, जीनस पेंडेनस। ये जरूर आपको थोड़ा याद रखना। स्क्रू पाइन जो प्लांट है वो भी इस गार्डन की एक बड़ी ही विशेष बात है। इसके अंदर आप देखोगे खास तौर से पाम की तो काफ़ी वैरायटी है, एंडेंजर्ड स्पीसीज है, वो सभी भी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है। इसकी थोड़ा सा एक पिक्चर अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये वाली जो इमेज है, यहाँ पे अभी इसका जो नाम है वर्तमान में वो क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान, ठीक है ना। तो अभी देखो आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन, इसका नाम जो है वो चेंज हुआ था 25 जून 2009 से लेकर। और ये जो है ये आप देखोगे यहाँ पर, तो ये क्या है, बनियान ट्री है, और यहाँ से जो निकल रही है ये सभी क्या निकल रही है, तो यहाँ पे जो है ये तो इसकी मेन स्टेम है, और इस स्टेम से ये जो है वो क्या निकल रही है, प्रोप रूट्स निकल रही है जो नीचे जा रही है, ये प्रोप रूट्स हैं, ठीक है ना, प्रोप रूट ये है। तो इस प्रकार की इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। सेकंड पॉइंट अगर आप देखोगे, देखो सेकेंड पॉइंट अपना आ जाएगा नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और NBRI, और है कहाँ पे ये, लखनऊ में। कहाँ पे है ये, लखनऊ के अंदर, लखनऊ में उपस्थित है। NBRI के नाम से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि NBRI जो बॉटनिकल गार्डन है वो कहाँ पे उपस्थित है, तो लखनऊ के अंदर उपस्थित है। स्थापना 1929 में, 1929 के आसपास में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो सबसे पहला जो पर्पस था कि स्थापना क्यों की गई, तो इसका जो पर्पस मेडिसिनल प्लांट को लेकर था, मेडिसिनल प्लांट को लेकर किया गया था। और एक मैं पहले वाले गार्डन में शायद एक मैंने कुछ रह गया है, चलो कोई नहीं, बाद में कभी बता दूंगा, ठीक है। तो पर्पस क्या था, मेडिसिनल प्लांट था। इसके अलावा 1935 में सबसे ज़्यादा इसके अंदर विकास हुआ। 1935 के बाद में क्या हुआ, इसके अंदर अच्छे से ग्रोथ देखने को मिली और नई नई प्लांट की जो वेराइटीज़ है उसे लाया गया और इसे नेशनल बॉटनिकल गार्डन के रूप में स्वीकार किया गया। 1935 के बाद में नेशनल बॉटनिकल गार्डन का दर्जा
मिला 1935 के बाद में। अभी वर्तमान में CSIR के अधीन क्या कर रहा है कार्य, वो किसके अंदर कर रहा था, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI, और ये किसके अंदर में कर रहा है, CSIR के अधीन अपना कार्य करता है। इसका मतलब जो भी बजट वगैरह आता है वो मोस्टली इसी में आता है। इसमें वैरायटी जो है खास तौर से फर्न है, पाम है, सीट्रस है, इसके अलावा कई एंडेंजर्ड और जो वेराइटीज़ है वो भी अवेलेबल है। तो ये इसकी स्थापना जो है अवध के नवाबों ने की थी। स्थापना अवध के नवाबों के द्वारा की गई थी। ये इसके बारे में इतना ही है, और कंटेंट मिले तो आप लोग देख लेना, ठीक है। अगला अपन देखेंगे तीसरा बॉटनिकल गार्डन, आप देखोगे लाल बाग। लाल बाग गार्डन, लाल बाग गार्डन जो कहाँ पे है, बेंगलोर में। कई बार पूछा जाता है लाल बाग बॉटनिकल गार्डन जो है वो कहाँ पे है, तो बेंगलोर के अंदर है। और बॉटनिकल गार्डन का इसका जो नाम है वो नाम किसके लिए दिया गया था, तो हैदर अली के द्वारा रखा गया था। हैदर अली के द्वारा रखा गया इसका नाम था। इसकी स्थापना और इसका नियंत्रण, स्थापना और नियंत्रण भी ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसके द्वारा किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना है वो भी की गई थी। और 1831 के आसपास इसे जो मैसूर राज्य जो था उसको सौंप दिया गया था, राज्य के मुख्य इसको दे दिया गया था। और इसके अधीक्षक जो है 1874 अधीक्षक, वो किसको बनाया गया था, तो ये बनाए थे जॉन कैमरॉन। ठीक है ना। इनमें से कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते हैं, बस आपको तो बॉटनिकल गार्डन का पता होना चाहिए कौन सा बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है, और कोई विशेष वैरायटी कोई विशेष चीज़ हो तो वो ज़रूर आप लोग सर्च करते रहना। इसका फर्स्ट डायरेक्टर, जो प्रथम डायरेक्टर जो था इसका वो कौन था, तो इसका प्रथम जो डायरेक्टर है वो बना था राय बहादुर। राय बहादुर, ठीक है ना, राय बहादुर HG जेरग्गा, है ना, HG जेरग्गा। जेरग्गा को स्थापना इसको बनाया गया था। यह गार्डन लगभग 240 एकड़ में 240 एकड़ के अंदर फैला हुआ है, ठीक है ना। इसके कोई ज़्यादा कुछ इतना नहीं है। दार्जिलिंग में लॉयड बॉटनिकल गार्डन, ये तो आप लोग सर्च कर लेना, मैंने एक बेस बनाया है आप लोगों को। तो अगला अगर अपन देखेंगे यहाँ पे लॉयल बॉटनिकल गार्डन, लॉयल बॉटनिकल गार्डन, तो लॉयल बॉटनिकल गार्डन यदि आप देखोगे तो कहाँ पे है, दार्जिलिंग। ये कहाँ पे आ जाएगा, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग में आ जाएगा, वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। और इस गार्डन का नाम जो है वो रखा था विलियम लॉयड। विलियम लॉयड के नाम के आधार पर इनका जो नाम है वो दिया गया था। और इन्होंने सर्वप्रथम इस गार्डन के लिए 1878
1878 में इन्होंने क्या किया दिया, भारतीयों को इस गार्डन के लिए क्या दी थी, ज़मीन दी थी, भूमि सौंपी थी, ठीक है ना, कि यहाँ पर गार्डन आप बना सकते हो। और कितनी दी थी, 40 एकड़। 40 एकड़ जो भूमि है वो सर्वप्रथम किसने दी थी, लॉयड ने दी थी, विलियम लॉयड ने। और गार्डन जो है वो दार्जिलिंग के ऊपर है, काफ़ी हिल्स के ऊपर है और काफ़ी ऊंचाई के ऊपर है, ठीक है ना। ये कहाँ पे है, हिल्स पे है। अब डाटा तो फिक्स पता नहीं है, लेकिन 6000 फीट के आसपास बताते हैं, है ना, जो कम हो सकता है 600 फीट हो सकता है, इतना कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। और इसकी जो विशेषता है वो इसके अंदर कॉनिफर्न वगैरह देखने को मिलते हैं। और आगे एक है, हाँ ये तो यही है, इंडिया के अकॉर्डिंग जो नेशनल पार्क है या फिर अपने कह सकते हैं बोटनिकल गार्डन है, वो तो काफ़ी यही है। और भी कोई आपको यदि आता है तो कमेंट में आप ज़रूर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर हो सकता है वापस जब वीडियो बनाऊँ तो उनको कंटेंट को ऐड कर दूँगा। हालांकि आपकी यूजी की जो बुक आएगी उसके अंदर पूरा कंटेंट जो है, जितने भी गार्डन आपके बोटनिकल इंडिया के लेवल के ऊपर फेमस है वो अलग है, और इंटरनेशनल जो है उस लेवल का अलग है। उन सभी को कंटेंट को अपन मिक्स करके आप लोगों को जो यूजी लेवल की बुक आएगी उसके अंदर पूरा कंटेंट आपको अवेलेबल होगा, ताकि उनमें से क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे। तो ये आज के लिए छोटा सा वीडियो था। थैंक यू गाइज।